टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रामपुर से विधायक आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे के मामले में जमानत दी है। आजम खां कि अगर किसी नए केस में गिरफ्तारी नहीं होती तो वह सीतापुर जेल से रिहा होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खां को शत्रु संपत्ति पर कब्जे के मामले में जमानत याचिका पर बीते दिनों फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने आज अपना निर्णय दिया है। सीतापुर जेल में करीब 26 महीने से बंद आजम खां की जमानत को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने दिया है। आजम खां को 79 में से 88 आपराधिक मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी थी। इसी दौरान राज्य सरकार ने 1 दर्जन मामले में जमानत निरस्त करने की अर्जी दाखिल की थी, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन थी। आजम खां जमानत पर रिहा हों, इससे पहले ही एक नई एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। माना जा रहा था कि यदि ये केस में ज़मानत मंजूर हुई तो आजम खां जेल से बाहर निकल आएंगे। नया केस दर्ज होने से दर्ज आखिर मामले में अब जमानत मिलने के बावजूद रिहा नहीं हो सकेंगे आजम खां। आइए सुनाते हैं आजम खां के वकील कमरुल हसन सिद्दीकी एडवोकेट का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। दिया है और ये कहा है कि डीएम साहब जो है वो जो कस्टोडियन की ज़मीन है उसको चिन्हित कर दें। कितने मामले थे जो इनके ऊपर और कितनों में जमानत हो चुकी है अब तक टोटल? अब एक मुकदमा बाकी है जो अभी जो है ये सुनवाई के दौरान जो एक मुकदमा नया दाखिल हुआ है उसी की सुनवाई बाकी। तो जेल के बाहर ये बाहर जाएंगे, बाहर जेल के नहीं, जब तक उसमें बेल नहीं हो जाएगी तब तक कैसे बाहर आ जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा है। सुप्रीम कोर्ट में तो ये मुकदमा था, अच्छा, क्या अपील की थी आप लोगों ने जिस पे आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जो जमानत दी है? क्या कहना था आप लोगों का? तर्क क्या? हम लोगों का कहना था कि हम लोग निर्दोष हैं और हमको गलत फंसाया गया है। कितने टोटल मामले थे जिसमें जमानत अभी तक मिल चुकी है? कुल 89 मुकदमे में जमानत मिल गई है, मुकदमा और हो गया इसलिए तो अभी जेल से बाहर आने का रास्ता मतलब साफ नहीं हुआ अभी नहीं साहब। तो आगे क्या अगला जो अब आगे तैयारी हमारा पैनल बैठेगा वो तय करेगा। जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई की जा रही है, तो क्या अब जो अब सुप्रीम कोर्ट को ये बता दिया जाएगा कि आज यहाँ जमानत हो गई है तो वो तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन अब वहाँ के वकील जो है जो नया मुकदमा हुआ है अब उस पर क्या बोलते हैं ये तो वही जाने। अच्छा, कोई शर्त भी रखी गई है? कोई भी बिना शर्त, जो जमीन का जो मामला था उसको बिना शर्त जमानत दी है और ये जरूर कहा है कि डीएम जो है वो कस्टोडियन की जमीन को चिन्हित कर दें बस। नगरी प्रयागराज एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ने की खबरें तेज़ी से चर्चा में हैं और एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में लोग बाज़ारों बिना मास्क के घूम रहे हैं, ना ही लोगों में कोरोना का खौफ दिख रहा है। ऐसे में एंटी क्राइम एंटी करप्शन संस्था की जिला अध्यक्ष जूही श्रीवास्तव ने लोगों से अपील की है कोरोना को लेकर मास्क लगाने की। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। नमस्कार। और निसंदेह हम सबकी लापरवाही से ही एक बार फिर कोरोना ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर भी आ सकती है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक बार जनता फिर कोरोना को मात दे सकती है। इसीलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और जागरूक भी करते रहें लोगों को, क्योंकि कब किसको क्या हो सकता है यह कोई नहीं जानता है। हम सबकी लापरवाही एक दूसरे की जान ले सकती है। हमें यह खुद को नियम का पालन करना चाहिए और दूसरे को नियम बताकर उनकी भी जान बचाना चाहिए। मैं जूही श्रीवास्तव प्रयागराज से एंटी क्राइम एंटी करप्शन जिला अध्यक्ष, जूही सेवा संस्थान की अध्यक्ष जूही श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज में जल्द ही आपको प्रयागराज में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये बदलाव होगा प्रसिद्ध इलाके के स्थल के नाम में दिखेगा। जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अब यमुना पार का नैनी क्षेत्र जाना जाएगा। इसके अलावा सिविल एयरपोर्ट का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय होगा। इसके साथ ही शहर के कई और चौराहे के नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर होंगे और जॉनसनगंज का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर होगा। महत्वपूर्ण निर्णय नगर निगम के सदन में बैठक में सर्वसम्मति से पास किया गया। इसमें सभी पार्षदों ने मेज को थपथपा कर समर्थन भी किया। प्रयागराज में जो कुछ अंग्रेज़ों के नाम पर था,
जिन्होंने हमें गुलामी दी और आज भी उनके नाम हमारे क्षेत्र में चल रहा है दिया हुआ। जैसे जानसेनगंज का नाम चल रहा था, तो जानसेनगंज का हमारे हाई कोर्ट की भी एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए और सदन की सहमति से उन नामों को रखा गया है। जैसे जानसेनगंज का नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के नाम से रखा गया है। इसी तरह लेप्रोसी चौराहा एक है नैनी का, उसका नाम जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम रखा गया है। और क्लाइव रोड जो है वो उसका नाम भी अतुल महेश्वरी जी एक समाज सेवी थे है। रामबाग फ्लाईओवर का नाम हमारे शहीद भगत सिंह जी के नाम से रखा गया है। और इसी तरह कुछ और साहित्यकार हैं, उनके नाम से भी रखे गए हैं। नैनी का नाम बहुत दिन से नैनी जिसका कोई अर्थ नहीं था, तो नैनी का नाम हम सब ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से किया है। और जो हमारा मुट्ठीगंज का इलाका था जो उसका नाम शालिग्राम जायसवाल जी के नाम से किया गया है। तो जो हमारे समाज सेवा किया, जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र के लिए आगे बढ़ाने के लिए, और ख़ासकर जो हमारे अंग्रेज़ों के ज़माने के रखे हुए नाम थे उनको हटाने का काम किया गया और शहर को भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल के रूप में जो उन लोगों ने काम किया उनके नाम। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है, ऐसे में पुलिस के द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच में कल चुनाव संपन्न कराया जाएगा। पैरा मिलिट्री व आरपीएफ की कड़ी सुरक्षा के बीच में चुनाव होगा। ऐसे में क्या कुछ कहना है एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार का, आइए सुनाते हैं। जिला प्रयागराज बार एसोसिएशन से संबंधित चुनाव की कार्यवाही कल यानी कि 11 मई को होनी है। इसके मद्देनज़र बार एसोसिएशन की तरफ से पुख्ता सूचना हमें प्राप्त हुई है। उनके पत्र के आधार पर और इस पूरी प्रक्रिया की गंभीरता और पूर्व की घटनाओं का आकलन करते हुए, उसको विचार में रखते हुए हमने चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजामात किए हैं। बड़ी संख्या में गजेटेड ऑफिसर्स के नेतृत्व में करीब 600 की फोर्स डिप्लॉयड है। इसमें ज़िला पुलिस के अलावा पीएसी और पैरामिलिट्री बलों को भी डिप्लॉय किया गया है। चेकिंग और फ्रिस्किंग की पुख्ता व्यवस्था रहेगी। सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है। छतों पर भी वर्दीधारी पुलिस पर्सनल की ड्यूटियां बाइनोकुलर और हैंड हेल्ड सेट और वीडियो कैमरा के साथ लगाई जा रही हैं। ये लाइव के लोगों को भी सक्रिय किया गया है कि ये लोकल इंटेलिजेंस कलेक्ट करें। किसी वेश में या छद्म वेश में कोई अन्य शरारती तत्व अफवाह फैलाने का या बाधा डालने का या विघ्न डालने का प्रयास न करने पाए, उसके लिए अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। और पूरी तैयारी के साथ सुरक्षा के वातावरण में, भयमुक्त वातावरण में, निष्पक्षता के रूप में इसको बहुत अच्छे से चुनाव संपन्न कराया जाना है। संगम नगरी प्रयागराज जहां सीएम योगी ने कहा है कि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में जहां पर ज़िले में कोरोना ज़्यादा होगा वहां सख्ती बरती जाएगी। ऐसे में जब हमने जनता से बात की तो क्या कुछ कहना था जनता का और क्या उनकी राय है, आइए सुनाते हैं आपको सीएम योगी के इस फरमान पर क्या कहना है प्रयागराज की जनता का। की राय तो ये है कि अभी तक इलाहाबाद प्रयाग में कोई ऐसा आया नहीं, इसी में अभी तक कोई ऐसा मरीज़ न मिला है और न सुनने में आया है कि अलर्ट किया जाए। यहाँ पे तो कोई ऐसी आपदा न दिख रही है। तमाम लोग सामान्य तरीके से रह रहे हैं, अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। कोई ऐसी आपदा यहाँ दिख भी नहीं रही है, न सुनने में आती है। तो फिर भी सुरक्षा ज़रूरी है। बीमारी के सुनते हुए सुरक्षा इंसान को खुद भी करनी चाहिए। और मास्क तो लगाना ही चाहिए इंसान को। नाम नायाब अहमद है। क्या नाम है मेरे प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज में क्या नाम है, अभी कोरोना की कोई मरीज तो बढ़े हैं नहीं है और नहीं कोई अभी कंप्लेन मिली है हमको। और कंप्लेन मिलती भी है तो आप वहाँ पर सख्ती करिए और लोगों से कहिए कोरोना मास्क लगाने के लिए कोशिश करें जल्द से जल्द। और ये छूछुआई मतलब बीमारी है, एक दूसरे को छुएंगे तो बीमारी ये फैलेगी। मेरा नाम है मुस्तफा पेंटर।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां कल जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव होना है, ऐसे में तैयारी कर ली गई। ऑब्जर्वर की देखरेख में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चुनाव होना निर्धारित हुआ है। ऐसे में जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व महामंत्री मनोज कुमार लोकेश का क्या कहना है, किस तरह से तैयारी की गई है उच्च न्यायालय के आदेश पर और किस तरह से होगा चुनाव, आइए सुनाते हैं आपको। तैयारी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ऑब्जर्वर भी नियुक्त है, यहाँ एल्डर कमेटी भी नियुक्त हो चुकी है और चुनाव अधिकारी और हम सब लोगों ने मिलकर परसों माननीय कप्तान महोदय प्रयागराज से मुलाकात किए। उसमें प्रशासन ने रैपिड एक्शन फोर्स अन्य फोर्स देने का आश्वासन दिया है और हम लोगों ने प्रशासन को आश्वस्त किया है कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने में हम लोग सहयोग करेंगे। चुनाव कल दिनांक 11 मई 2022 को 9 बजे सुबह से शाम को 5 बजे तक शांतिपूर्ण चुनाव कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। मैं मनोज कुमार सिंह लोकेश, पूर्व मंत्री, जिला अधिवक्ता संघ। जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल के बंद 20 कमरे खोलने की मांग की गई है याचिका में, साथ ही इस पर विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी सहमति जताई थी और कहा कि वहां पर मंदिर है भगवान शिव का। ऐसे पे अब राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक आरिफ इकबाल ने बड़ा बयान दिया, क्या कुछ कहा है आइए सुनाते हैं। आपका यही चैनल गवाह है कि मैंने इससे पहले भी तमाम आपके जो पिटीशन इस तरह की फाइल हुई, मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी जो तमाम इस तरह के जो पिटीशन विवादित सिया नेता वसीम रिजवी ने भी एक बार फाइल किया था। तो इस तरह पिटीशन को हमें उम्मीद है कि लखनऊ बेंच इसको खारिज कर दे, क्योंकि बेसलेस है, इसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि आगरा विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है और भारत को सबसे ज़्यादा विदेशी फंड जो आती है इसी से आता है। और इस तरह के विवाद जो उत्पन्न किए जाते हैं, चाहे विहिप के नेता हों, चाहे बजरंग दल के नेता हों, जब 5 राज्यों में अब 6 महीने 8 महीने के अंदर जब चुनाव होने वाले हैं, चुनाव का माहौल बनता है, तो ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। मैं आपको फिर बताता हूँ कि चुनाव या चुनावी मुद्दा है, चुनाव आदि सारे मुद्दे, हिजाब का मुद्दा कर्नाटक से उठा, 5 यूपी सहित 5 राज्यों का मुद्दा खत्म हुआ, आज हिजाब विवाद खत्म हो गया। अब एक नया विवाद ले आए कि मंदिर है, मस्जिद है, तमाम इस तरह के ये मुद्दों, असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट से इस तरह की जो सरकार फेलियर हो गई, चूँकि बीजेपी की शासित राज्यों में चुनाव है, तो अब उनको इशू से डाइवर्ट करने के लिए, पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के इशूज़ उठाए जाते हैं। मैंने आपके चैनल से एक बार और कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट में एक बार SLP फाइल हुई थी, मैंने कहा तो SLP डिसमिस हो जाएगी, डिसमिस भी हो गई थी। मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसलेस पिटीशन है 226। अब मैं आर्टिकल 226 में इसको हाईकोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि ये विभाग का मैटर है, विभाग को यहाँ एप्लीकेशन देते हैं, विभाग अब इस तरह के हमें नहीं लगता कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस तरह के मामले में इंटरफेयर करेगा। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और इनके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइज है, ये चुनावी मुद्दा बनाने के लिए। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है प्रयागराज की सड़कों का, जहां आप देख सकते हैं आवारा गौवंश किस तरह से सड़कों पर घूम रहे हैं। जहां सरकार ने लाखों रुपए से खर्च करके कान्हा गौशाला बनाई, मगर उसके बावजूद प्रयागराज की सड़कों पर आवारा गौवंश घूम रहे हैं, चाहे वो करेली की सड़कें हों या सिविल लाइन की पौष इलाका या मुट्ठीगंज या अन्य क्षेत्रों, मगर सड़कों पर गौवंश टहल रहे हैं। कहाँ से इतने सारे गौवंश सड़कों पर आए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सड़क पर घूमते आवारा गौवंश, सारी योजनाएं कागजों में सीमित। बढ़ती गर्मी में बच्चों का किस तरह से रखें ख्याल, स्कूल जाने वाले बच्चों को टिफ़िन में किस तरह के खाने दें जिससे कि उनको डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो, साथ ही उनको किन चीज़ों से बचाएं जिससे उनकी तबीयत ख़राब ना हो। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है कृष्णकांत मिश्रा डॉक्टर का, आइए सुनाते हैं आपको। दोस्तों, गर्मी का महीना शुरू हो चुका है, टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है, इसलिए हम सभी को गर्मी से बचने के लिए खास ध्यान देना है। बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों को भी विशेष ध्यान देना है। छोटे बच्चों का नया सेशन शुरू हो चुका है और स्कूल खुल चुके हैं, इसलिए छोटे बच्चों में भी डिहाइड्रेशन और फूड पॉइजनिंग का खतरा बहुत ज़्यादा है। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों पे कुछ विशेष ध्यान दें। बच्चों के जो ज़्यादातर स्कूल हैं वो अर्ली मॉर्निंग ही रहते हैं, सवेरे 7 बजे से लेकर 12 बजे तक ही रहते हैं, ये अच्छी बात है। सवेरे 7 बजे जाने में तो लू का खतरा नहीं है, लेकिन जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं 12 बजे, उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। टेम्परेचर बाहर का 42-43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच चुका होता है। हीट वेव शुरू हो जाते हैं, मतलब लू के थपेड़े चलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में बच्चों को थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि बच्चे को कोशिश करें फुल स्लीव के कपड़े पहनाएं
और जब लौटते समय डायरेक्ट हीट धूप और हवा बच्चे को न लगे, उसके लिए आप छाता का इस्तेमाल कर सकते हैं और बंद गाड़ी में ले आएँ, खुले में न ले आएँ, क्योंकि अगर डायरेक्ट धूप लगेगी और गरम गरम हवाएं लगेंगी तो उससे डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साथ ही जो बच्चे का जो टिफ़िन है उस पर भी विशेष ध्यान देना है। टिफ़िन में आप जल्दी में जंक फूड और फास्ट फूड न दें, और ऐसा भी न करें कि रात का सवेरे 7 बजे बच्चे को भेजना होता है तो जल्दी में ऐसा न करें कि रात का जो फ्रिज का खाना रखा हुआ है उसे गर्म करके टिफ़िन में डाल दिया। उससे भी फूड पॉइजनिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। फूड पॉइजनिंग में जितने भी फूड पॉइजनिंग होते हैं वो मिल्क प्रोडक्ट हैं, पल्सेस हैं, नॉन वेज है, इनमें फूड पॉइजनिंग बहुत जल्दी होता है। ये खाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। प्लस जो खाना फ्रिज में रखा रहता है उसको दोबारा गर्म करके देते हैं, उससे फूड पॉइजनिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेज होता है। इसलिए कोशिश करें बच्चे को ताज़ा बना हुआ खाना ही टिफ़िन में दें। ताज़ा खाने में आजकल मार्केट में ढेर सारी हरी सब्जियां आ गई हैं, भिंडी, करेला, ननुआ, तरोई, कद्दू, ये सारी हरी सब्जियां हैं। हरी सब्जियों को बना के दें और रोटी दे सकते हैं। रोटी के साथ साथ नहीं है तो ताज़ा पराठा या पूड़ी दे सकते हैं। कुछ टिफ़िन में फ्रूट्स दे सकते हैं। साथ में बच्चे को जो पानी ज़रूर देना है डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए, क्योंकि गर्मी में बस 2 ही मेन बीमारियां हैं, फूड पॉइजनिंग एंड डिहाइड्रेशन। तो फूड पॉइजनिंग से बचाव के लिए मैंने बता दिया कि हरी सब्जियां और ताज़े बने हुए खाना ही दें। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बच्चे को पानी ज़रूर दें। पानी में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, फ्रिज का पानी कतई न दें, उससे बच्चे को गले में इन्फेक्शन हो सकता है, फेरिंजाइटिस हो सकता है। इसलिए फ्रिज का पानी न दें, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी दें। उसमें थोड़ा सा आप चाहें तो ORS मिला के दे सकते हैं, नहीं अगर ORS है तो आप शिकंजी बना के भी बच्चे को पानी के बोतल के साथ में दे सकते हैं। बच्चे को साथ में ये बोलना है कि जब भी टिफ़िन वो खाए तो स्कूल में साबुन से अच्छी तरह से हाथ धुल ले और उसके बाद टिफ़िन खाए और बीच में पर्याप्त मात्रा में पानी पीता रहे। क्लास में भी जब भी उसे मौका मिले तो थोड़ा पानी वो पीता रहे। पानी पीते रहने से शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और डिहाइड्रेशन नहीं होगा। फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए बच्चा हमेशा साबुन से हाथ धुलने के बाद ही खाना खाए और ताज़ा बना हुआ खाना खाए। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आप बच्चे को फूड पॉइजनिंग और डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णकांत मिश्रा, फिजिशियन, कालून हॉस्पिटल प्रयाग। संगम नगरी प्रयागराज की कैंट पुलिस ने सड़कों पर किया पैदल गश्त, चलाया सघन चेकिंग अभियान। बता दें, प्रयागराज SSP अजय कुमार के निर्देशन पर कैंट थाना प्रभारी ने राजापुर बाजार व हनुमान मंदिर व बेली व कैंट क्षेत्र में चलाया चेकिंग अभियान। सड़कों पर निकलकर किया पैदल गश्त। सुरक्षा के दृष्टिगत बाजारों में संदिग्ध लोगों से रोककर की पूछताछ थी। यातायात नियम का उल्लंघन कर रहे लोगों का किया चालान। संगम नगरी प्रयागराज की स्मार्ट सिटी की सड़कों का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं दिन के उजाले में यहां सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लोगों को रोशनी दिखा रही है और बिजली की लाखों रुपए की हो रही बर्बादी। बता दें, जहां एक तरफ बिजली उत्पादन की समस्या कहा जा रहा है और दूसरी तरफ अघोषित बिजली कटौती हो रही है प्रयागराज में, तो दूसरी तरफ दिन के उजाले में सड़कों पर जलती दिखी स्ट्रीट लाइट, जिससे लाखों रुपए की बिजली की हो रही बर्बादी। नगर निगम की लापरवाही आई सामने, सड़कों पर जलती दिखाई दी स्ट्रीट लाइट। प्रयागराज के करैली क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती से स्थानीय लोगों में परेशानी है। लोगों को यहां तक कि पीने का पानी नहीं मिल पाता और बार आती जाती बिजली ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। एक तरफ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और उमस भरी गर्मी है, तो दूसरी तरफ बिजली कटौती, जहां बिजली कटौती होने के कारण लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलता, जिससे लोग गर्मी में परेशान हो रहे हैं। बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। बिजली कटौती से होते लोग परेशान, बिजली विभाग बना मूक दर्शक। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।